नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा सी लैंग्वेज का पार्ट 2 जिसमें डिस्कस किए जाएंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। दोस्तों, वैसे 750 MCQs पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं। इस वीडियो को मिला के जो टोटल क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूंगा वो है 770। दोस्तों, कुछ निजी कारणों के कारण मैं 1000 MCQs कह सकते हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों 1000 प्लस कंप्यूटर MCQs का मैंने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर दिया है। एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों उन पे एक नज़र जरूर मारिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता है कि इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कीजिए। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी होती है आजकल के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की। मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स आपके इंटरनेट में अवेलेबल है वहाँ से दोस्तों जितना भी स्टडी मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो दोस्तों स्मार्टली कलेक्ट कीजिए। मैंने भी दोस्तों एक एफर्ट आपके लिए ज़रूर लगाया है। दोस्तों, घर में थोड़ा शादी का माहौल है, मेरे भाई की शादी है, आपको पता ही है कितना काम होता है। पहाड़ की शादियों में जो काम होता है शादी के समय में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने समय निकाला है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और दोस्तों मेरा जो एफर्ट है उसकी सराहना करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा। वैसे दोस्तों मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, जितना भी मैं समझा सकता था इतने कम समय में। अगर दोस्तों ये जो शादी वाला माहौल नहीं होता तो 1000 MCQ से ज़्यादा मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करने वाला था एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन दोस्तों आपके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक ज़रूर देना चाहूँगा। जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन दोस्तों मेरे ब्रदर की शादी है। जो एनालिसिस है वो भी थोड़ा लेट जरूर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों पेपर देखने का समय भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन बाद में मैं एग्ज़ाम को जो आएगा उसे एनालाइज करूंगा और प्रेडिक्ट करूंगा कि कितना स्कोर यहाँ पे कैंडिडेट्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो टॉपिक्स जो मैंने एक्सप्लेन किए थे उन सभी के तो PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। जो टॉपिक्स दोस्तों बचे हैं जैसे लाइनक्स हो गया या कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके भी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो दोस्तों मैंने करवा दिए, जैसे आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS टॉस, सी लैंग्वेज, MS पावर पॉइंट, कंप्यूटर मेमोरी, नेटवर्किंग, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन, इन्वेंटर्स और फाउंडर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, HTML, कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी एंड मच मोर। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 751 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल नेम। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वैलिड सी वेरिएबल नेम नहीं है। दोस्तों सी लैंग्वेज का पार्ट 1 जरूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले, उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे, जो नॉन IT बैकग्राउंड के हैं या कह सकते हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज को डिटेल में नहीं पढ़ा है या सीरियसली नहीं पढ़ा है, उन्हें दोस्तों MCQ समझ नहीं आने वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट 1 जरूर देखिए। इन ऑप्शंस में से दोस्तों जो एक वैलिड सी वेरिएबल नेम नहीं है वो है दोस्तों ऑप्शन डी। इंट के साथ दोस्तों यहाँ पे स्पेशल सिंबल का यूज़ किया गया है, डॉलर का यूज़ किया गया है, और दोस्तों ये वेरिएबल नेम में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जब आप इसे रन करेंगे दोस्तों एरर जरूर आने वाला है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, since only underscore and no other special character is allowed in a variable name, it results in an error। दोस्तों अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 752। द ऑपरेटर, यहाँ पे एम्परसेंट का साइन दिया गया है। आपको ये ऑपरेटर बताना है किस लिए यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिट वाइज एंड, ऑप्शन बी बिट वाइज और, ऑप्शन सी लॉजिकल एंड, या दोस्तों ऑप्शन डी लॉजिकल और। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बिट वाइज एंड। दोस्तों आपने बुलियन अलजेब्रा जरूर पढ़ा होगा या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने पढ़ा होगा, जो आपका ट्रू एंड फॉल्स होता था, जिसमें 0 1 का यूज़ किया जाता है, एंड और एक्सॉर नॉट, या गेट्स आपने पढ़े होंगे, नॉट गेट्स, एंड गेट्स। जो भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उन्होंने दोस्तों ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी, वही चीज़ है।
दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया है जब आप कह सकते हैं कि सीपीयू में या कह सकते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जो आपका सीपीयू का पार्ट है उसमें जो भी ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो दोस्तों बिट लेवल पे होता है। और दोस्तों टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन इन सी प्रोग्रामिंग बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज ऑपरेटर्स के जो सिंबल्स है वो आपको याद रखने हैं और दोस्तों उन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है वो दोस्तों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों एक सिंपल सा प्रोग्राम है, वहां पे एम्परसेंट का यूज किया गया या कह सकते हैं बिट वाइज एंड का यूज किया गया। किस तरह किया गया इससे पहले बताया था दोस्तों, हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है, इसमें पहले ही प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, तभी आप printf scanf जितने भी फंक्शन है जो इसमें डिफाइन है तभी आप यूज कर सकते हैं, पहले इसे इंक्लूड करना जरूरी होता है या डिफाइन करना जरूरी होता है। इंट मेन आपको मैक्सिमम सी प्रोग्राम में देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि इसी के बाद एग्जीक्यूशन आपका कोड का एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था पहले पिछले वीडियो में जो सी लैंग्वेज का पार्ट 1 था उसमें भी मैंने ये चीज़ें बताई थी। इंट आपका डाटा टाइप है, आपके यहाँ पे वेरिएबल असाइन किए गए डिफाइन किए गए, a इक्वल्स टू 12 वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी गई, b इक्वल्स टू 25। आउटपुट में दोस्तों आपको जो यहाँ पे देखने को यहाँ पे बताया है वो है दोस्तों a एंड b, यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे किया गया है, जो एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया गया है, कह सकते हैं कि बिट वाइज एंड का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और दोस्तों परसेंटेज डी मैंने बताया था ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, आपको जो आउटपुट में है वो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर आपने ऐसे ही मैनुअली कैलकुलेशन करनी होगी, आपको पता ही होगा 12 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 25 को भी बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और दोस्तों यहाँ पे आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे इतनी कैलकुलेशन नहीं आने वाली है, सिंपली याद रखिए जो ये सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया है, साइन यूज़ किया गया है, वो दोस्तों किस लिए यूज किया जाता है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 753, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इटरेशन इन सी। दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा उदाहरण है इटरेशन का सी लैंग्वेज में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी व्हाइल, ऑप्शन सी डू व्हाइल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए इटरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैसे मैक्सिमम को पता होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ एक तरीके का प्रोसेस है या कह सकते हैं रिपीटेड सीक्वेंस है, बार बार आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो रिपीट करने के लिए बोलेगा या कह सकते हैं लूपिंग करने के लिए बोलेगा जब तक आपकी एक स्पेसिफाइड कंडीशन मीट नहीं हो जाती। दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है इटरेशन इज अ प्रोसेस वेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड रिपीटली फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम और अंटिल ए कंडीशन इज मेट। दोस्तों इटरेशन का आपको पता चल ही गया होगा, जब तक कंडीशन मेट नहीं हो जाती तब तक दोस्तों जो स्टेटमेंट है या इंस्ट्रक्शन है वो रिपीट होती जाती है या लूपिंग कह सकते हैं इसमें होती जाती है। इन्हें दोस्तों कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और दोस्तों इटरेशन को कॉमनली कहा जाता है लूप्स। 3 तरीके के लूप स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंडीशन लगाइए, आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो दोस्तों ये वाला कोड एग्जीक्यूट कीजिए, फॉल्स होती है दोस्तों इस तरह से अगर यहाँ पे कोड भी लिखा है वो दोस्तों एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग दोस्तों इटरेशन होगी, या कह सकते हैं जब तक कंडीशन आपकी मीट नहीं हुई तब तक आपकी यहाँ पे इटरेशन यहाँ पे दिखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 754, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। आपको आउटपुट बताना है, प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है। पहले लाइन में देखिए दोस्तों हैश इंक्लूड stdio.h डिफाइन किया है जो आपकी हेडर फाइल है। इंट मेन आपको हर मैक्सिमम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। डेटा टाइप है इंट, वेरिएबल आपका y यहाँ पे 2 बार यहाँ पे डिफाइन किया गया है और वैल्यू यहाँ पे 2 सेम वेरिएबल को असाइन की गई है। दोस्तों यहाँ पे एरर आने वाला है क्योंकि दोस्तों पहले जब आप वेरिएबल को वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं उसे दोस्तों रीडिफाइन आप नहीं कर सकते डिफरेंट वैल्यू के साथ। यहाँ पे दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कंपाइल टाइम एरर। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों जैसे मैंने बताया था, सिंस y is already defined, redefining it results in an error.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 755, व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग सी कोड इज एग्जीक्यूटेड। आपको बताना है कि एक यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का कोड यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कि अगर इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है। दोस्तों कोड को देखते हैं लाइन बाय लाइन। हैश इंक्लूड stdio.h डिफाइन करना जरूरी है या इंक्लूड करना जरूरी है, आपका हेडर फाइल है। इंट मेन दोस्तों, इसके बाद ही आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। इंट आपका डाटा टाइप है दोस्तों, यहाँ पे वेरिएबल नेम यहाँ पे मेन लिखा है और दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे मैच कर रहा है आपके फंक्शन के साथ। यही आपसे पूछा गया है कि अगर ये चीज़ कह सकता है कि फंक्शन और वेरिएबल नेम अगर सेम दे दिए जाए, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट भी यहाँ पे मेन वेरिएबल का आउटपुट यहाँ पे मांगा गया है, क्या आउटपुट आने वाला है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इट विल रन विदाउट एनी एरर, कोई एरर नहीं आएगा। और दोस्तों जो यहाँ पे मेन की जो इंटीजर वैल्यू दी गई थी 3, वो दोस्तों आप आउटपुट में देखने वाले हो। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, ये याद रखना है एक सी प्रोग्राम में जो फंक्शन नेम हो सकता है और वेरिएबल नेम हो सकता है वो दोस्तों सेम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 756, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इसका आउटपुट आपको बताना है। साइंड कैर यहाँ पे यूज किया गया है दोस्तों और वेरिएबल है यहाँ पे CHR। साइंड कैर के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे आउटपुट बताना है और दोस्तों यहाँ पे जो प्रिंट आउटपुट में जो वैल्यू देखने वाले हो वो आप CHR वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू पूछेगा और दोस्तों जो डाटा टाइप है वो है साइंड कैर। आपको यहाँ पे आउटपुट बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, -128। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, signed char and unsigned char are two data types used in C programming. Both unsigned and signed char are used to store characters and consist of an area of 8 bits. दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, आपको याद रखें जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको बताने वाला हूँ। Unsigned characters have the values between 0 and 255, whereas signed characters have values from negative of 128 to 127. ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस प्रश्न के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 757, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बिलो सी प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पे जो प्रोग्राम में आप देख सकते हैं मेन के बाद देखिए दोस्तों, क्योंकि इसी के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाली है या कोई भी यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, वो चीज़ यहाँ पे कोड रन होने वाला है। पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन के बाद यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप है, वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किए x और y। x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है 5 है। y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे पुट किया गया है और दोस्तों आपको जो आउटपुट में इंटीजर वैल्यू चाहिए y की प्रिंट एफ में दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू क्या होने वाली है, x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 5 है। यहाँ पे दोस्तों जो ऑपरेटर कह सकते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट मतलब बाद में वैल्यू बढ़ानी है x की, पहले नहीं बढ़ानी। y की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 5/2। इंटीजर आपको डाटा टाइप दिया गया है तो 5/2 इज इक्वल 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है तो दोस्तों इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 2। अगर दोस्तों आपसे पूछा गया प्रिंट एफ में यहाँ पे जो फॉर्मेट आइडेंटिफायर है वो दोस्तों इंटीजर के लिए यूज किया गया और दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे आउटपुट में पूछी गई है वैल्यू x की, तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होने वाली थी पोस्ट इंक्रीमेंट। इस स्टेटमेंट पे देखिए दोस्तों, पहले x की वैल्यू 5 थी, x की वैल्यू यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट की गई, बाद में इंक्रीमेंट की गई है, तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू होने वाली थी 6। एक वैल्यू बढ़ानी दोस्तों, 2 प्लस का मतलब ये नहीं कि आप 2 बार इसे बढ़ाओ, एक बार बढ़ाइए। और दोस्तों इसी से रिलेटेड में नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिया है, वहाँ पे दोस्तों चीज़ें थोड़ी और क्लियर होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इन ऑप्शन में से आंसर होगा 2। द गिवन एक्सप्रेशन इज, आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया था x प्लस प्लस इज पोस्ट इंक्रीमेंट y इक्वल्स टू 5/2। और दोस्तों फ्लोट के लिए मैंने बताया था कि पॉइंट में जो आंसर होता है वो दोस्तों मैं टिक करने वाला था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटीजर आपको आउटपुट में आपको यहाँ पे बताना था, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 2। और x की वैल्यू जो मैंने बताया कि पोस्ट इंक्रीमेंट जो आउटपुट में आपको मिलने वाली थी, x की वैल्यू वैसे वहाँ पे 5 दी गई थी, पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद आपके जो वैल्यू यहाँ पे वो है 6। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पे 3 वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, ABC की वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में आपसे पूछी गई है। मेन के बाद देखिए दोस्तों इंटीजर a इक्वल्स टू, पहले ही 4 यहाँ पे डिफाइन किया गया, b और c यहाँ पे वेरिएबल है।
दोस्तों पहले क्या है, बी, देखो दोस्तों इस स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे बी और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या बनने वाली है। पहले तो दोस्तों इस यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे 4 असाइन की गई है, बी और सी आपके वेरिएबल यहाँ पे पहले दिए गए लेकिन वैल्यू असाइन यहाँ पे नहीं की गई है। बी इक्वल्स टू, इस स्टेटमेंट की तरफ बढ़िए दोस्तों, बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू दोस्तों एक कम करनी है, वो आपकी बी की वैल्यू होने वाली है। तो दोस्तों बी इक्वल्स टू 3, लेकिन दोस्तों ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी बनी, 3। यहां तक दोस्तों ए की वैल्यू कम करने के बाद 3 बन चुकी है। और दोस्तों ए इक्वल्स टू बी, दोस्तों बी की वैल्यू भी 3 इस स्टेटमेंट तक, और ए की वैल्यू कितनी बन गई इस स्टेटमेंट तक, 3। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए बी में तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी के बाद यहाँ इसके बाद यहाँ पे बी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो बी का तो कन्फर्म हो गया, यहाँ पे 3 होने वाला है। सी का देखिए दोस्तों ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, बाद में करना है डिक्रीमेंट आपको। सी इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी बनी, 3, तो सी इक्वल्स टू 3, यहाँ पे जो सी की वैल्यू आने वाली है 3 आने वाली है। और दोस्तों ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक और कम करनी है, यहाँ पे 3 हो गया था, यहाँ तक आते आते ए की वैल्यू कितनी बन गई, 2। और दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 3। दोस्तों ये आपको आउटपुट में मिलने वाला है। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 2 3 3। एक्सप्लेनेशन में भी दोस्तों यही चीज मेंशन की गई है। अगर दोस्तों आपने देखना है तो दोस्तों पीडीएफ में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन कह सकते हैं कि स्टेटमेंट वाइज आप 1 बाय 1 नीचे की तरफ मूव कर रहे थे। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ गए, दूसरे की तरफ गए, तीसरे की तरफ गए, वहाँ पे आउटपुट में देखा क्या आपको चाहिए प्रिंट एफ में, जो आपको वहाँ पे फंक्शन यूज़ किया गया था, और फाइनली जो वैल्यूज़ आ रही थी आपकी ए बी सी की, वो दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 759, विच ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रायोरिटी। दोस्तों ऑपरेटर की प्रायोरिटी आपने देख लेनी है, पहली 3 देख लेना या लास्ट की देख लेना कि लास्ट में आपकी प्रायोरिटी किस तरीके, जैसे आपका बॉड मास होता था वही वाला हिसाब यहाँ पे भी है। इन ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है, जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, वो है ऑप्शन डी, लॉजिकल। और दोस्तों प्रायोरिटी जैसे मैंने कहा बॉड मास वाला जैसे हिसाब है, वैसा ही दोस्तों यहाँ पर भी है। मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी पहली प्रायोरिटी आप किसको देते हैं और सबसे कम प्रायोरिटी आप किसको देते हैं, ये टेबल आपने जरूर पढ़ के जाना है, कभी कभार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और दोस्तों एक और चीज़, ये जो यहाँ पे सिंबल यहाँ पे यूज़ किए गए जितने भी ऑपरेटर्स है, इनके बारे में भी आपको पता नहीं, जैसे यहाँ पे डबल एम्परसेंट का यूज़ किया गया है, सिंगल एम्परसेंट का यूज़ किया गया है, लॉजिकल और के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है, कंडीशनल के लिए कौन सा यूज़ किया गया है, शिफ्ट के लिए कौन सा यूज़ किया गया है, ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 760, विच पेयर ऑफ फंक्शंस बिलो आर यूज्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट। दोस्तों सिंगल कैरेक्टर इनपुट और आउटपुट के लिए आपको पेयर यहां पे बताना है। आपके पास ऑप्शंस है गेट कैर फंक्शन एंड पुट कैर फंक्शन, ऑप्शन बी स्कैन एफ फंक्शन एंड प्रिंट एफ फंक्शन, ऑप्शन सी इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों सिंगल कैरेक्टर इनपुट एंड सिंगल कैरेक्टर आउटपुट की यहाँ पे बात की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन ए गेट कैर फंक्शन एंड पुट कैर फंक्शन। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इसके रिगार्डिंग याद रखने हैं, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन आपको याद रखना है, गेट कैर और पुट कैर है। गेट कैर आपका सिंगल कैरेक्टर है और दोस्तों इनपुट के लिए यूज किया जाता है, पुट कैर आपका आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। ये सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ में मैंने ये चीज़ भी इंक्लूड की है ताकि आपको याद रख सके या आप याद रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 761, विच फंक्शन इज यूज टू रीड कैरेक्टर एज यू टाइप। दोस्तों जो आप टाइप करते हैं कैरेक्टर, उसे रीड करने के लिए आप कौन से फंक्शन का आप यूज करने वाले हो। आपके पास ऑप्शन ए है गेट कैर, ऑप्शन बी गेट सी एच, ऑप्शन सी गेट सी एच ई, या दोस्तों ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। दोस्तों एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन की यहाँ पे दी है। जितने भी तीनों फंक्शन है वो
कैरेक्टर रीड के लिए जो इनपुट करते हैं, इनपुट से जो कैरेक्टर रीडिंग के लिए जो ये फंक्शन है वो यूज़ किए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा दोस्तों डिफरेंस यहाँ पे है, वो दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे गेट कैर फंक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है, गेट कैर फंक्शन इज यूज टू गेट और रीड द इनपुट फॉर दैट इज अ सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर के लिए आप गेट कैर का यूज कर रहे हैं। और दोस्तों ये कब रीड किया जाता है? रन टाइम में। गेट चे function is used to get a character from the console and echoes to the screen. During the program execution, a single character gets or read through the get che function. The given value is displayed on the screen and the compiler does not wait for the another character to be typed. Then afterward, the character is printed through the printf function. दोस्तों ये तीनों फंक्शन आपने पढ़ लेने हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सिंपली वैसे इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाता है। जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम द इनपुट, वो आपको याद रखना है। इन जो ये 3 फंक्शन आपको स्क्रीन में दिए गए हैं, ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 762, व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन कॉल मीन? दोस्तों यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, जो आपका स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, strcpy, और यहाँ पे स्ट्रिंग आपका s1, s2 यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब आपको बताना है। ऑप्शन ए, कॉपीज s1 स्ट्रिंग इनटू s2। ऑप्शन बी, कॉपीज s2 स्ट्रिंग इनटू s1। ऑप्शन सी, कॉपीज बोथ s1 एंड s2। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कॉपीज s2 स्ट्रिंग इनटू s1। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में जो आपको चीज याद रखनी है, द स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन is used to copy strings. It copies strings pointed to by source into the destination. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्ट्रिंग कॉपी के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 763, व्हाट इज साइज ऑफ इन सी? दोस्तों सी में साइज ऑफ का मतलब क्या है? आपके पास वो चीज क्या है दोस्तों जो आपका साइज ऑफ है सी प्रोग्रामिंग में? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑपरेटर, क्या ये ऑपरेटर है? ऑप्शन बी, क्या ये रिजर्व वर्ड है? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, या दोस्तों ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपका साइज ऑफ है वो दोस्तों आपका ऑपरेटर भी है और दोस्तों रिजर्व वर्ड भी है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने साइज ऑफ के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 764, द मीनिंग ऑफ एरो ऑपरेटर इन ए एरो बी? दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे क्या है? आपके पास ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ए डॉट बी। दोस्तों डॉट का मतलब यहाँ पे एक तरीके का पॉइंट यहाँ पे कर रहा है। पॉइंटर दोस्तों आपने जरूर पढ़ लेने हैं, एक रीडिंग पॉइंटर्स में आपने जरूर मार लेनी है। एक्सप्लेनेशन में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न के रिगार्डिंग ये मैंने लिखे, द एरो is called the arrow operator. It is formed by using minus sign followed by a greater than sign. Simply saying, अगर मैं simple word में यहाँ पे बात करूँ, to access members of a structure use the dot operator. अगर दोस्तों आपने structure के जो members हैं उन्हें access करना है तो दोस्तों dot operator का use करिए। To access member of structure through a pointer use the arrow operator. दोस्तों अगर आपको structure के members को access करना है pointer से तो दोस्तों आप arrow operator का use करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 765, विच अमंग द फॉलोइंग इज अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है डू वाइल, ऑप्शन बी इफ एल्स, ऑप्शन सी गो टू, या दोस्तों ऑप्शन डी फॉर। दोस्तों ए, बी और डी ऑप्शन आपने इससे पहले पढ़ा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन बचा है वो है ऑप्शन सी, गो टू। दोस्तों कंडीशनल की अगर यहाँ पे बात की जाती है, जो आपका ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू है वो दोस्तों अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके है। इन सी देयर आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स दैट डू नॉट नीड एनी कंडीशन टू कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो। दोस्तों आपने देखा था डू वाइल, इफ एल्स और फॉर जो आपकी स्टेटमेंट्स थी वो दोस्तों प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल कर रही थी, या कह सकते हैं कि वहां पे कंडीशन अप्लाई वहां पे आप कर रहे थे, ट्रू और फॉल्स। आपने देखा होगा कि
एक कंडीशन पर्टिकुलर वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। लेकिन दोस्तों इस केस में जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट है, ये आपकी अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, क्योंकि दोस्तों इन्हें कोई भी कंडीशन यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 766, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर डाटा टाइप। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक स्केलर डाटा टाइप यहाँ पे है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लोट, ऑप्शन बी यूनियन, ऑप्शन सी अरे, या दोस्तों ऑप्शन डी पॉइंटर। दोस्तों यहाँ पे आप वैसे ही पहचान जाएंगे डाटा टाइप की। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है, पॉइंटर अलग चीज़ है, अरे अलग चीज़ है, यूनियन अलग चीज़ है। दोस्तों यहाँ पे डाटा टाइप का आपके पास फ्लोट है। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, जो स्केलर डाटा टाइप आपका क्या होता है। स्केलर डाटा टाइप्स आर सिंगल वैल्यूड डाटा टाइप्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल वेरिएबल। दोस्तों सिंगल वैल्यूड डाटा टाइप्स जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स के लिए यूज किया जाता है, कॉन्स्टेंट के लिए यूज किया जाता है। अ स्केलर इज अ डाटा टाइप विच कैन ओनली होल्ड वन वैल्यू एट अ टाइम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 767, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोकन्स इन सी। दोस्तों टोकन्स का मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है। ऑप्शन ए क्या वो कीवर्ड्स है, ऑप्शन बी क्या वो वेरिएबल्स है, ऑप्शन सी क्या वो कॉन्स्टेंट्स है, या दोस्तों ऑप्शन डी क्या ये सभी है, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों टोकन्स आपके क्या होते हैं। टोकन्स इन सी आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम। दोस्तों जो आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट है प्रोग्राम के, जो दोस्तों कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होंगे, उन्हें दोस्तों टोकन्स कहा जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 768, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स शुड बी इंक्लोज्ड बिटवीन। दोस्तों जो भी आपके कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन्हें दोस्तों इंक्लोज किया जाता है। आपको बताना है ऑप्शन ए सिंगल कोट्स, ऑप्शन बी डबल कोट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सिंगल कोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 769, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स शुड बी इंक्लोज्ड बिटवीन। दोस्तों आपको बताना है जो भी आपके स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स होंगे उन्हें इंक्लोज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगल कोट्स, ऑप्शन बी डबल कोट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी डबल कोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 770, द ऑपरेटर डबल एम्परसेंट इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश ऑपरेटर। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे डबल एम्परसेंट साइन या सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑप्शन बी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑप्शन सी लॉजिकल ऑपरेटर, या ऑप्शन डी रिलेशनल ऑपरेटर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी लॉजिकल ऑपरेटर। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एम्परसेंट सिंबल के द्वारा। इट चेक्स द कंडीशन ऑफ टू और मोर ऑपरेंड्स बाय कंबाइनिंग इन एन एक्सप्रेशन, एंड इफ ऑल कंडीशन आर ट्रू द लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न्स द बुलियन वैल्यू ट्रू और 1। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। ये सिंबल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, और मेरा एफर्ट दोस्तों अगर आपको पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइए इतने प्रश्न जो मैंने डिस्कस किए हैं आपको ये वीडियोस कैसी लगी। वैसे दोस्तों कोशिश थी कि 1000 प्लस MCQs डिस्कस किए जाए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि क्या इस वक्त कंडीशन क्या है जिसके वजह से ये 1000 प्लस MCQs कंप्लीट नहीं हो सके। लेकिन दोस्तों वादा तो मैं ज़रूर पूरा कर रहा हूँ। 1000 प्लस MCQs की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, एक नज़र ज़रूर मारिए।
एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आप सभी को ऑल द बेस्ट। जिन्होंने मेहनत की है वो दोस्तों नौकरी में ज़रूर लगेंगे। अगर ये एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होता दोस्तों, अगर आप मेहनत करते रहेंगे, आपके नसीब में कोई ना कोई जॉब आपको ज़रूर मिलने वाली है। अगर मेहनत करेंगे दोस्तों, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द। आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद दोस्तों एक एनालिसिस ज़रूर करेंगे एग्ज़ाम की, और दोस्तों क्या कट ऑफ रहेगी वो भी दोस्तों मैं वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ।